Hello dear students, welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. Dear students, today I am going to start and discuss about the new topic, that is depreciation. Depreciation चैप्टर, सबसे पहले आप समझिए कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। डेप्रिसिएशन है क्या, व्हाई इट इज चार्ज, वेयर इट इज चार्ज, एंड दिस अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को हम कहाँ ले जाएंगे, कैसे इन्हें हम राइट ऑफ करेंगे, और डेप्रिसिएशन है क्या। तो हम इस पर आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। और बच्चों, बिल्कुल आप चाहे जिस भी क्लास में हो, आप सिर्फ हमारे एक एक पॉइंट्स को देखते जाएं और इन पॉइंट्स को अपने पास नोट करते जाइए, ताकि आप डेप्रिसिएशन चैप्टर को अच्छी तरह से समझ सकें। देखिए, डेप्रिसिएशन क्या है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स is calculated in the terms of money. Reduction in the value of assets is calculated in the terms of money. That is depreciation. यही depreciation होता है। जो भी assets आप acquire करते हैं and that is put to use or not put to use, आपने assets को शोरूम से निकाला, अपने घर पर लेकर आए, उसके बाद उसकी वैल्यू धीरे 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 ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। सेम डे से ही डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ये जो डिक्रीजिंग ऑफ वैल्यू है, दैट इज कैलकुलेटेड इन द टर्म्स ऑफ मनी। इसको हम पैसे में कैलकुलेट कर लेते हैं और इसी पोर्शन को, यानी द अमाउंट दैट इज कैलकुलेटेड ओवर द एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, ओवर द टेंजिबल एसेट्स, that is calculated in the terms of money, and this amount of depreciation is always reduced from your fixed assets, total fixed assets, and thereafter the net balance, the marketable value of the assets is estimated at the time of closing of your account. आपकी जब भी अकाउंट क्लोजिंग होती है, उस समय पर आप कहते हैं we need true and fair view। आपको क्या चाहिए? ट्रू एंड फेयर व्यू, यानी आज की डेट में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आज की डेट में आपके सभी एसेट्स की वैल्यू क्या है, आप खरीद कर लाए थे, आप उस समय पर क्या वैल्यू थी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है आज की डेट में। इसीलिए हम जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें जितनी भी एसेट्स होती है उसकी आज की मार्केट वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? मार्केट वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो हिस्टोरिकल वैल्यू होती है, यानी व्हाटएवर हैव बीन यूज्ड टू परचेज द प्रॉपर्टी, या व्हाटएवर वी हैव पेड इन कंसीडरेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के कंसीडरेशन में जो भी अमाउंट मैंने पे किया था, दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट। उसे हम क्या कहेंगे? हिस्टोरिकल कॉस्ट। और जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद आज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स। इट मींस कि आज की डेट में अगर मैं अपनी पूरी एसेट्स को सेल करना चाहूँ, मार्केट में बेचना चाहें, तो प्रेजेंट टाइम में ये वैल्यू कम से कम रिसीव हो जाए। और अगर इस वैल्यू से ज़्यादा रिसीव हो जाता है तो आप प्रॉफिट में होते हैं, और इसी वैल्यू से अगर कम रिसीव होता है तो लॉस में होते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि डेप्रिसिएशन इज वन ऑफ द एस्टिमेशन ओवर द एसेट्स दैट इज डिडक्टेड फ्रॉम योर टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट्स एज अ एक्सपेंस। उसको हम क्या मान लेते हैं? एज अ एक्सपेंस। अब देखिए, एज पर योर बुक, आपके बुक के हिसाब से डेप्रिसिएशन को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड वियर एंड टियर एक्सपेंसेस। दिस इज कॉल्ड वियर एंड टियर एक्सपेंसेस। वियर एंड टियर एक्सपेंसेस का मीनिंग होता है, यानी व्हाटएवर द प्रॉपर्टी यू आर यूजिंग, उसमें जो भी कंजम्पशन हो गया, जो भी वेयर एंड टियर यानी खर्चे कट गए, उसे हम वेयर एंड टियर एक्सपेंसेस कहते हैं। यानी व्हाटएवर एक्सपेंसेस, कंजम्पशन ऑफ द प्रॉपर्टी, कंजम्पशन ऑफ द एसेट्स इज नोन एज वेयर एंड टियर। नेक्स्ट देखिए,
obsolescence ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल और अदर चेंजेस। अब क्या होता है कि वॉट एवर प्रॉपर्टी हैज बीन एक्वायर्ड बाय मी, इट हैज अ समथिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट, इसकी एक हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, लेकिन जस्ट आफ्टर फ्यू डेज द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस केम इनटू फोर्स, नई टेक्निक्स आ गई। तो नई टेक्निक्स जब हमारे सामने आई तो पुरानी टेक्निक्स हमारी क्या होती है, बेकार हो जाती है। अब आप उस प्रॉपर्टी को, उस एसेट्स को क्या करेंगे, या तो उसे आप मार्केट में सेल करना चाहेंगे या तो उसे एज अ रवेश पूरे करकट की तरह से उठाकर रख लेंगे, स्क्रैप मानकर उसे किसी कबाड़ी को बेच देंगे, यही होगा ना। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टेक्निक्स बदलती जाती है, अब आप सोचिए एक समय था जब आप मोबाइल नोकिया का 3315 लेकर घूमते थे, 3315, याद है ना आपको? आपको नहीं याद होगा, आपके पापा जी उस मोबाइल को लेकर के घूमते थे। ये दशक था 2000, 2001, 2003 के अप्रॉक्स में। वो मोबाइल इतना बड़ा सा हुआ करता था, ब्लैक एंड व्हाइट होता था। लेकिन कुछ दिन के बाद जब हमारे पास टच स्क्रीन आना शुरू हुआ, उसके बाद फिर और भी चेंजेज आए, अच्छे अच्छे कैमरे आने लगे, बहुत अच्छा हुआ। और उसके बाद आज मोबाइल का एक बहुत अच्छा वर्जन आपके सामने आ गया। अब बताइए कितने ऐसे लोग हैं जो उस मोबाइल को भी यूज कर रहे हैं। अभी रेयर केस में कोई भी मिलेगा, और कंपनी ने उसे बनाना भी बंद कर दिया है, उसके स्पेयर पार्ट्स भी मिलना बंद हो गए हैं। तो जब उसके स्पेयर पार्ट्स मिलना बंद हो गए हैं तो आप खरीद कर क्या करेंगे या आप लेकर क्या करेंगे? तो वो क्या हो गई, बेकार हो गई। आपके टेक्नोलॉजी के चेंज होने से वो पुरानी मोबाइल यूजलेस हो गई। यूजलेस हो गई तो दैट इज योर लॉस। वो क्या हो गई, आपकी लॉस हो गई, एक्सपेंस हो गया। और दिस टाइप ऑफ एक्सपेंसेस इज ऑल्सो कॉल्ड डेप्रिसिएशन, ये भी एक डेप्रिसिएशन का ही पार्ट है। नेक्स्ट है डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू। कभी कभी आपकी प्रॉपर्टीज में मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है, कम हो जाती है। तो जब मार्केट वैल्यू कम होती है, और मैं कैलकुलेट भी करता हूं क्या, मार्केट वैल्यू, क्योंकि वी ऑलवेज प्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ ऑल ऑफ द एसेट्स इन माय बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमेशा ट्रू एंड फेयर वैल्यू, यानी आज की डेट में इफ एनी बिजनेस इज क्लोज्ड देन ऑल ऑफ द एसेट्स मस्ट रियलाइज व्हाटएवर प्रेजेंटेड, व्हाटएवर अमाउंट प्रेजेंटेड इन योर बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में जो भी प्रेजेंटेड है कम से कम उतना मिलना चाहिए, ठीक। तो ट्रू एंड फेयर व्यू इसे कहते हैं। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपना प्रिपेयर करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो वर्थ अवेलेबल है, जो वर्थ रियलाइज हो सकती है, उतना ही हम अपने बैलेंस शीट में एसेट्स साइड में नोट करते हैं। तो बच्चों अब आप समझ सकते हैं द कंजम्पशन ऑफ द एसेट्स इज कैलकुलेटेड इन द टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। एसेट्स का वेयर एंड टियर होना यानी कि रिडक्शन होना, उसे भी हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। टेक्नोलॉजी के चेंज होने पर कोई भी एसेट्स अगर ऑब्सोलेंस हो जाती है, बेकार हो जाती है, तो वो भी हमारा डेप्रिसिएशन का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट देखें, डिप्लेशन इन केस ऑफ माइंस एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑल ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वो क्या है, लिमिटेड है, सीमित हैं। और उसके बाद धीरे 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 हम उनका कंजम्पशन करते जाते हैं या उसे निकालते जाते हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो कम होता चला जाएगा। सपोज कीजिए कोल माइंस है, तो कोल माइंस है तो कितना कोयला आप उससे निकाल सकते हैं। किसी विशेषज्ञ ने हमें बताया कि आप इसमें 10,000 क्विंटल या 10,000 टन कोयला आप निकाल सकते हैं, ठीक। तो जब 10,000 का स्टॉक अंदर है तो इसे हम टोटल एसेट्स मानेंगे, 10,000 स्टॉक, राइट। अब आपने 1,000 निकाल लिया तो अब स्टॉक कितना बचा, 9/10 बचा। अब आपने 2,000
आपने कोयला निकाल लिया, तो अब कितना हो गया 213, यानी 7/10 बचा हुआ है। 6/10 होगा, 5/10 होगा, यानी इट मीन्स कि द माइंस इज गोइंग ऑन रिडक्शन, गोइंग ऑन रिडक्शन, वो घटती हुई जा रही है। क्योंकि माइंस जो था वो आपकी टोटल प्रॉपर्टी है, टोटल एसेट्स है। तो टोटल एसेट्स में हम धीरे धीरे जैसे जैसे उससे हम कोयला निकालते जाएंगे तो वो कम होता चला जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब आपके पास कोयले का भंडार टोटल खत्म हो चुका होगा। तो जब कोयले का स्टॉक टोटल खत्म हो चुका होगा तो आप वहां पर क्या करेंगे, आपकी टोटल एसेट्स यानी टोटल प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी है, राइट। तो जो वैल्यू आपने दिखा रखा था कि टोटल हमने माइंस खरीदा है 20 लाख का या 30 लाख का, ये माइंस 30 लाख की एसेट्स वैसे डिक्रीज होती चली जाएगी जैसे जैसे आप उसमें से कोयला निकालते जाते हैं, यानी कंज्यूम करते जाते हैं। तो जब भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स का जितना पोर्शन कंज्यूम हो जाएगा उतना ही डेप्रिसिएशन हो जाएगा, राइट। समझ में आ गया होगा। तो दिस डिप्लेशन मेथड इज ऑलवेज यूज्ड इन एनी माइंस और इन अदर नेचुरल रिसोर्सेज। ये मेथड अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा मैं। नेक्स्ट देखिए, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इट हैज बीन ऑलरेडी एक्सप्लेन इन माय डेफिनेशन कि एसेट्स की जो भी कंजम्पशन होती है उस कंजम्पशन को हम डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, दिस वाज मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। ये क्या था, मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में बी वेयर एंड टियर एंड obsolescence due to technological changes, decrease in the market value, depletion in case of mines and natural resources, or consumption of fixed assets, right? So this was the meaning of depreciation. Depreciation, अब आप एक नॉर्मल वर्ड में आप समझ सकते हैं कि whatever the assets that has been acquired by the businessman में जो भी assets को acquire किया है, that is going on reduction every year, वो हर साल वो घटता हुआ जाता है। तो जितना जितना वैल्यू आपका घट रहा है उस वैल्यू को हम मनी में कैलकुलेट कर लेते हैं और उसे हम डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। दिस अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज एक्सपेंस फॉर अ बिजनेसमैन। खर्चा होता है दैट इज डेबिटेड टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है एंड देयर आफ्टर दिस अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर पर्टिकुलर एसेट। उस पर्टिकुलर एसेट से उतना पोर्शन माइनस कर देंगे सो दैट यू कुड गेट द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट, राइट बच्चों। तो अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि डेप्रिसिएशन की एक्चुअल मीनिंग क्या है। और फिर भी नहीं समझ में आया हो, वीडियो को बैक कीजिए और दोबारा फिर से आप मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन को अच्छी तरह से फिर से आप हमारे मुखार बिंदु से सुनिए। और बच्चों, नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की ऑब्जेक्टिव क्या हो सकती है। तो बच्चों, जो आपको मैंने मीनिंग बताया है उसी में ऑब्जेक्टिव सब कुछ छिपा हुआ है, सभी ऑब्जेक्टिव छिपा हुआ है। बिकॉज वी वांट टू शो द ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर एसेट्स इन माय बैलेंस शीट। जब कभी भी ऑडिट होती है तो ऑडिट की ड्यूरेशन में मैं ये देखता हूँ कि जो एसेट्स हमारे पास अवेलेबल है क्या वो उतना वर्थ रखती है या नहीं। उस एसेट्स को अगर आज की डेट में मार्केट में सेल कर दिया जाए तो क्या उतना पैसा मिल जाएगा या नहीं, राइट। तो इसे कहते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू, एक्चुअल वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट। तो टू कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू इट इज एसेंशियल टू हैव अ डेप्रिसिएशन। वहां पर डेप्रिसिएशन की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, करेक्ट इनकम मेजरमेंट। अब वी ऑलवेज प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द फाइनल स्टेटमेंट। फाइनल स्टेटमेंट में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। तो आपको बताया कि डेप्रिसिएशन क्या है, एक खर्चा है, एक्सपेंस है दैट हैज बीन डन बाय द बिजनेसमैन एंड दैट इज कैलकुलेटेड ड्यू टू रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू में रिडक्शन के कारण वो खर्चा उत्पन्न हुआ है, वो खर्चा आपके पास आया है। तो आप क्या करेंगे, just for computation of your correct profit या correct income, it is essential to have a debit all of the expenses related to your assets also, right? तो उस assets के depreciation को यानी खर्चे को आप क्या करेंगे, करेक्ट इनकम फाइंड करने के लिए टोटल इनकम से माइनस कर देंगे,
राइट बच्चों। नेक्स्ट देखिए ट्रू पोजीशन ऑफ स्टेटमेंट। Each and every businessman wants to show his true and fair view, true and fair statement. या गवर्नमेंट भी चाहती है कि व्हाट एवर यू हैव दैट मस्ट बी प्रेजेंटेड इन योर स्टेटमेंट। जो भी आपके पास है, अवेलेबल है, उसकी वर्थ कितनी है, यही प्रेजेंट करना होता है। तो आपको ट्रू पोजीशन स्टेटमेंट का प्रेजेंट करने के लिए ये जरूरी है कि आप उसमें एसेट्स के कंजम्पशन को भी डेबिट कर दें, राइट। नेक्स्ट देखिए फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट। और हाँ, आप ये तो जानते हैं कि व्हाट एवर एसेट्स हैव बीन एक्वायर्ड बाय द बिजनेसमैन। आप एक कार खरीद कर लाए तो कार की लाइफ कितना मानते हैं? 10 साल। तो 10 साल के बाद आपकी कार स्क्रैप में बिकेगी। तो स्क्रैप में बिकेगी तो आउट ऑफ द अमाउंट historical cost and scrap value, whatever the amount available will be, जो भी अमाउंट है, सपोज कीजिए कि आपने 10 लाख में एक कार खरीदा, 10 लाख में एक कार आपने खरीदा और उसके बाद इसे 10 years लेटर, 10 साल के बाद आप इसे 2 लाख रुपीज में स्क्रैप में बेच। तो आप बच्चों देखो कि 10 साल में 8 लाख रुपए आपका डूब गया। ये 1 लाख रुपीज आपका डूब गया। ये क्या हो गया? लॉस हो गई आपकी, राइट। अब मैं आपको 10 साल की का बता रहा हूं, 10 साल में 8 लाख रुपए डूबा, ठीक है। तो 10 साल में 8 लाख डूबा तो हर साल कितना आपका नुकसान हो गया? 80,000 रुपए पर ईयर। 80,000 रुपए पर ईयर आपका नुकसान हो गया। तो ये जो 80,000 रुपए पर ईयर है, इसी को मैं डेप्रिसिएशन कहता हूं। यही हमारा डेप्रिसिएशन है। अब आपको देखना था कि फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट, तो मुझे तो ये मालूम है ना कि जस्ट आफ्टर 10 ईयर द वैल्यू ऑफ कार विल बी ओनली रुपीज 2 लाख। 2 लाख रुपए की कार 10 साल बाद बचेगी। तो 8 लाख रुपए की नुकसान होना है, ये हमें पहले से ही पता हो गया, पहले से ही हमें मालूम है। आप कोई भी एसेट एक्वायर कीजिए तो इट है अ सर्टेन लाइफ, उसकी एक सर्टेन लाइफ है। जस्ट आफ्टर फुलफिलिंग द लाइफ दैट एसेट्स विल बी ऑब्सोलेंट। वो क्या हो जाएगी बच्चों? ऑब्सोलेंट हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ऑब्सोलेंट, ठीक। उसे आपको चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो जब आप उसे बदलेंगे तो उस समय फिर से आपको फंड की रिक्वायरमेंट होगी, आपको नगद पैसा चाहिए होगा। तो जब आपको नगद पैसा चाहिए होगा तो क्यों ना पहले से थोड़ा थोड़ा प्रोविजन करता रहूं। तो एक मेथड है, यहाँ पर हम आगे बताएंगे प्रोविजन मेथड। तो अंडर दिस प्रोविजन मेथड व्हाट एवर लॉस एवरी ईयर, हर साल का 80,000 रुपये आपकी कार पर लॉस हो रही थी, तो 80,000 हर साल आप क्या करें? सेव करना शुरू कर दें। 10 साल में 1 लाख रुपीज आपके पास आ जाएगी, 2 लाख रुपीज का स्क्रैप मिल जाएगा, 10 लाख रुपीज फिर से आपके पास अवेलेबल हो गया। अब आप जाइए नई कार खरीद लाइए, राइट बच्चों। तो दिस इज कॉल्ड फंड फॉर रिप्लेसमेंट। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा व्यवस्था बिजनेसमैन पहले से बना लेता है कि जितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा उतना डेप्रिसिएशन के बराबर तक का अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करता जाएगा। तो जस्ट आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ द लाइफ ऑफ एसेट्स की जब लाइफ पूरी हो जाएगी उस समय आपके पास फंड अवेलेबल हो जाएगा और ये टोटल फंड अवेलेबल होगा। रिप्लेसमेंट की वैल्यू मिल जाएगी आपको, यानी स्क्रैप वैल्यू का भी कैश पैसा मिल जाएगा। तो दोनों मिलाकर आप नई एसेट्स एक्वायर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एसर्टेनमेंट ऑफ ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी व्हाट एवर द प्रोडक्शन आर गोइंग ऑन इन योर बिजनेस, तो जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो देयर इज अ प्रॉपर शेयर ऑफ योर लैंड, लेबर एंड मशीनरी। लैंड, लेबर एंड मशीनरी।
तो इनका सब का थोड़ा 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 भाग होता है, हिस्सा होता है। तो लेबर को तो आपने तुरंत पेमेंट कर दिया, लेबर खुश, लैंड का किराया आपने पेमेंट कर दिया, मशीन के लिए आपने क्या किया, ये आप सुनिए, क्योंकि मशीन भी धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। तो जो मशीन धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है उसका कुछ ना कुछ पोर्शन कंजम्पशन होता है। तो जो कंजम्पशन होता है उतना पोर्शन आपको खर्चे में डालना चाहिए और उतने के बराबर ही आपको कुछ व्यवस्था कर लेनी चाहिए, ताकि मशीन का एक लाइफ होगी, लाइफ के बाद वो मशीन बेकार हो जाएगी और जब आपका बेकार मशीन हो जाएगी तो आपको नई मशीन की रिक्वायरमेंट होगी, उस समय आप नई मशीन खरीद कर ला सकेंगे। तो ये क्या बता रहा है, असर्टेनमेंट ऑफ ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन का ट्रू कॉस्ट तो तब आएगी जब आप डिप्रिसिएशन का अमाउंट भी कैलकुलेट करके प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड कर देंगे, राइट बच्चों। तो प्रोडक्शन कॉस्ट में जब आप ऐड करेंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगी, और ये डिप्रिसिएशन का अमाउंट है जो हमेशा प्रॉफिट को रिड्यूस कर देता है, लेकिन दैट इज नॉट अफेक्टेड टू द कैश ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के कैश को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता, दिस इज नॉन कैश आइटम, ये नॉन कैश आइटम होता है। तो इतना पोर्शन बिजनेसमैन के पास बच जाता है, ठीक। डिप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 2 में दिया हुआ है कि दिस अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कैन बी रिजर्व्ड बाय द बिजनेसमैन। बिजनेसमैन उसे रिजर्व बना सकता है क्योंकि इतना पोर्शन हमने प्रॉफिट पहले ही कम कर दिया। तो जब प्रॉफिट कम हो गई तो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा सरकार को, और उतना पोर्शन एक तरह से आप समझ सकते हैं कि बिजनेसमैन की इनकम हो गई, क्या हो गई, इनकम हो गई। तो दिस अमाउंट विल बी डिपॉजिटेड एनीवेयर, इसको हम कहीं पर डिपॉजिट कर देंगे ताकि समय पास होने के बाद, यानी मशीन की लाइफ पूरी होने के बाद आपको उतना पैसा अवेलेबल हो सके और आप न्यू मशीनरी एक्वायर कर सकें, राइट बच्चों। तो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिप्रिसिएशन। अब देखिए व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का फैक्टर तो मैं आपको पहले ही समझा दिया कि डिप्रिसिएशन के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, ये आप देख लें। कॉस्ट ऑफ एसेट्स, तो एसेट्स जितने का आपने खरीदा उसे क्या कहेंगे, फैक्टर। यानी आप एक कार को 10 लाख रुपए में खरीदे तो 10 लाख रुपीज आपका क्या हो गया, फैक्टर, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, राइट। फिर इसके बाद इस कार को खरीदने में सपोज कीजिए कि आपने 50,000 रुपीज कमीशन दिया, सपोज कीजिए, ये सिर्फ सपोज है, वैसे तो कमीशन नहीं, हमें छूट मिलती है, ठीक। कमीशन दिया आपने 50,000, किसी और भी एसेट्स को एक्वायर करने में आपको कमीशन देना पड़ सकता है। तो दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली रिलेटेड विद योर फिक्स्ड एसेट्स। ये फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट को बढ़ा देगा। और प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस, सपोज कीजिए इसी कार को इंस्टॉल कराने में, क्योंकि कार जब मिलता है तो उस समय पर बहुत सारी चीजें आपके एसेसरीज नहीं लगी होती, तो उनको एसेसरीज सहित आपको मेंटेन करने में सपोज कीजिए 1 लाख रुपीज और लग गया, राइट। ट्रायल रन वगैरह करने में कुछ और भी 50,000 आपका लग गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ योर कार। ये कार की आपकी टोटल वैल्यू हो गई, कितना हो गया, 10 लाख, 12 लाख रुपीज टोटल वैल्यू हो गई। अब बच्चों इसे आप अपने वर्ड्स में समझ लें। सपोज कीजिए कि आप एक बुक खरीदने गए, 100 रुपए की किताब खरीदी, ठीक। उस बुक को घर तक लाने में 100 रुपए और आपने खर्चा कर दिया, तो बुक की कॉस्ट क्या हो गई, 200 रुपए, ठीक। इसी तरह से व्हाटएवर मशीनरी इज एक्वायर्ड, परचेज किया जाता है, तो वहां से यहाँ तक लाने में उसे ट्रांसपोर्ट चार्जेस देना पड़ता है। तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस को हम कहाँ इंक्लूड कर लिए, इंस्टॉलेशन में या कैरेज में, ठीक, कैरेज फॉर मशीनरी। फिर इसके बाद इस मशीन को इरेक्ट करने के लिए, खड़ा करने के लिए हमें कुछ इरेक्शन चार्जेस पेमेंट करना पड़ा या इंस्टॉलेशन चार्जेस पेमेंट करना पड़ा। तो दिस इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑल्सो अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ मशीनरी, वो भी मशीन के कॉस्ट में ऐड कर लेंगे।
उसे ट्रायल करने में हमें किसी इंजीनियर को बुलाना पड़ा, इंजीनियर आया, उसे सेट किया, तो सेटअप कॉस्ट हो गई। सेटअप कॉस्ट इज ऑल्सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर मशीनरी, तो मशीन में हम उसे भी ऐड कर लेंगे। यानी मशीन को चालू करने तक, स्टार्ट करने तक जो भी खर्चे आए हैं, जितने भी खर्चे हैं, वो सभी मशीन में ऐड करते जाएंगे। वो सभी मशीन के पार्ट होते हैं। दे आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द मशीनरी, तो दैट शुड बी एडेड। सभी खर्चों को ऐड कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखिए मशीन चालू होने के बाद के जो भी खर्चे होंगे दे विल बी इनडायरेक्ट इन नेचर। वो इनडायरेक्ट इन नेचर होते हैं, तो दे विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द मशीनरी कॉस्ट। मशीन के कॉस्ट में उसे नहीं ऐड करेंगे। तो बेटा देखें, फर्स्ट कॉस्ट ऑफ एसेट्स हो गई, कमीशन हो गया, इंस्टॉलेशन चार्जेज हो गया और ट्रायल रन हो गया। तो ये टोटल मिलाकर के आपकी मशीन की कॉस्ट हो गई, सपोज कीजिए 12 लाख। 12 लाख मशीन की कॉस्ट हो गई। दूसरा कह रहा है यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। ये जो 12 लाख की मशीनरी है, आपको बताया कि इस नेचर में कुछ भी चीज फिक्स नहीं है, और जो फिक्स है वो दिखाई नहीं दे रही है। कुछ भी चीज फिक्स नहीं। आप हमें देख रहे हो, आज के 20 साल बाद, 25 साल बाद या 10 साल बाद हम नहीं रहेंगे, ठीक, फिक्स नहीं है। आप घर देख रहे हो, आज के 50 साल बाद, 60 साल बाद वो भी खत्म हो जाएगा। आप जो भी फर्नीचर देख रहे हो, मशीन देख रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ खत्म होना है, एक दिन खत्म हो जाएगा, राइट। तो कुछ भी एवर लास्टिंग नहीं है, एवर लास्टिंग नहीं है। एवर लास्टिंग एक ही चीज है जो हमें दिखाई नहीं देती, और दिखाई नहीं देती वो कौन है? भगवान, ठीक। वो हमें दिख नहीं रहे हैं, लेकिन वो फॉरएवर पहले भी थे और आज भी रहेंगे, उनमें डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज होता। बाकी जो जो चीज आप देख रहे हो ना, वो सब डेप्रिसिएट होते चले जा रहे हैं, सब धीरे धीरे घटते चले जा रहे हैं। कल आप बच्चे थे, आज युवा हुए, कल बूढ़े होंगे और परसों निकल लेंगे, राइट। तो ये सभी के साथ हो रहा है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले तो अपने सभी खर्चे इंक्लूड कर लिए, टोटल एसेट्स हो गई। उसके बाद उसकी लाइफ को एस्टिमेट करेंगे। तो सपोज कीजिए कि लाइफ इसकी 10 ईयर्स की है, तो आप ये समझ सकते हैं कि हर साल आपको 1,20,000 रुपए का नुकसान होने वाला है, क्योंकि जस्ट आफ्टर फुलफिलिंग द लाइफ ऑफ मशीनरी आपकी मशीन ऑब्सोलेंस होगी, बेकार होगी, उसे आपको बेच देना पड़ेगा। तो जब बेच लेना पड़ेगा, अब आप कहेंगे सर जब हम मशीन बेचेंगे तब भी तो कुछ मिलेगा। हाँ बेटा, तीसरी पॉइंट मैंने यही बना रखी है, ये देखो तीसरी पॉइंट, स्क्रैप एट द एंड। तो स्क्रैप एट द एंड यहाँ पर आप माइनस कर लो कि सपोज कीजिए इस कार को आप 10 साल बाद 2 लाख रुपए में सेल करने लायक होंगे। यू विल बी एबल टू गेट ₹2 लाख जस्ट आफ्टर 10 ईयर्स। तो विदाउट हैविंग लॉस ऑफ योर टाइम, समय को बिल्कुल नहीं बर्बाद करेंगे आप। अब आप समझ सकते हैं कि हर साल आपकी लॉस होने वाली है 1 लाख, हर साल आपकी लॉस होगी 1 लाख। और बच्चों ध्यान रखो, दिस अमाउंट ऑफ कॉस्ट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट। दिस अमाउंट ऑफ कॉस्ट यानी टोटल वैल्यू जो एसेट्स की है उसे हम क्या कहते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट। और ये आपका स्क्रैप वैल्यू है, और उसके बाद ये आपका डेप्रिसिएशन है। दिस इज डेप्रिसिएशन, दिस इज हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड दिस इज रिप्लेसमेंट वैल्यू या स्क्रैप, स्क्रैप, दिस इज स्क्रैप। अब आप कहेंगे सर 12 लाख रुपए था, 1 लाख डेप्रिसिएशन कट गया, अब क्या बचा? ये क्या होगा बेटा? ये 11 लाख रुपए जो आपका बचेगा ना, इसी को हम मार्केट वैल्यू कहेंगे, इसी को मार्केट वैल्यू कहेंगे। आपके एमसीक्यू में अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने सीएस फाउंडेशन में बच्चों के कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं कि हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है। अब बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि हम परचेज किए वो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, या आफ्टर डेप्रिसिएशन हिस्टोरिकल कॉस्ट है, या स्क्रैप वैल्यू हिस्टोरिकल कॉस्ट है, क्या है। तो अब आज से आप समझ लें कि व्हाट एवर द कॉस्ट दैट हैज बीन introduced to acquire the property is called historical cost। यही historical cost है। धीरे धीरे ये cost हमेशा एक रहेगी, कभी नहीं बदलेगी, और जो cost बदल जाएगी ना वही मार्केट वैल्यू होगी, राइट। उसी मार्केट वैल्यू को ही हम बुक वैल्यू भी कहते हैं।
जो भी वैल्यू आपकी बचती है उसी को हम बुक वैल्यू भी कहते हैं, उसी को रिटन डाउन वैल्यू भी कहते हैं, उसी को हम मार्केट वैल्यू भी कहते हैं। राइट बच्चों, तो आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरा वीडियो दोबारा देखें। ठीक, नेक्स्ट आपको अभी अगले टॉपिक में, अगले वीडियोज में हम आपको इसके आगे की मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन कितने होते हैं और कैसे चार्ज किए जाते हैं इसे एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।